अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। और बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए हर हवाले से अहम है। वो पाकिस्तान के माशी मसले हों, वो पाकिस्तान के सियासी मसले हों, वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इशूज़ हों, बलूचिस्तान बैक बोन की हैसियत रखता है। और बलूचिस्तान पे ही हर दहशतगर्द की नज़र है, हर दुश्मन की नज़र है। और हम देखते हैं कि 9/11 के बाद जहाँ पाकिस्तान भर में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़े, वहीं बलूचिस्तान में शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी जो है वो उसमें इजाफा ही नज़र आया है। और बहुत हद तक सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको काउंटर करने की और कंट्रोल करने की कोशिश की। और अभी तक मसरूफ़ अमल है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस। और आए रोज़ हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो दहशतगर्द तंजीमें उनकी जानिब से हमले भी होते हैं, जो कि काफ़ी हद तक अब कंट्रोल हो चुके हैं, जिसमें हमारे फ़ौजी जवान जो हैं वो शहीद भी हो जाते हैं। आर्मी चीफ भी कल वहाँ पहुँचे, योब हमले में होने वाले जो ज़ख्मी थे उनकी अयादत भी की। और फिर कोयटा गैरिजन में जो मामलात हैं बलूचिस्तान की सिक्योरिटी को लेकर, उस पर ब्रीफिंग भी आर्मी चीफ को दी गई, जिसके बाद फ़ौज की जानिब से ये एलामिया सामने आया कि सिक्योरिटी फोर्सेस भरपूर तौर पर तैयार हैं हर तरह की दहशतगर्दी से निमटने के लिए। और साथ साथ जो पहली मरतबा ख़ास बात हुई वो ये कि अफ़गानिस्तान के अंदर जिस तरह मुतहर्रिक हैं मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रुप जो कि कार्रवाइयाँ करते हैं बलूचिस्तान के अंदर, तो उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है जो निगरान हुकूमत है इस वक्त बलूचिस्तान की। और उससे मुतालबा किया है कि वो एक बड़ा मुतहर्रिक रोल प्ले करें और दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी ना करें और उस पर पूरा उतरें। क्योंकि दोहा मुआहदे में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन है वो गैर मुल्की सरज़मीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी दहशतगर्दी को लेकर। तो ये बड़ा अहम एक कल का एलामिया था। और साथ ही आज एक सेमिनार हुआ बलूचिस्तान अमन का गहवारा। इस सेमिनार के अंदर सियासतदानों ने और सिविल सोसाइटी ने और उलमा और वकला समेत सहाफ़ियों ने शिरकत की। 100 से ज़ायद लोग इसमें शामिल थे, जिसमें ऑफ कोर्स इस अज़्म का आयादा किया गया है कि बलूचिस्तान की सिक्योरिटी को किसी तरह कम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और जहाँ फ़ौज इसमें अपना रोल प्ले करेगी, वहाँ बलूचिस्तान की आवाम भी जो है वो अपना भरपूर रोल अदा करेगी। गुलजार इमाम शंबे ने भी इसमें इस सेमिनार में शिरकत की और इस अज़्म का आयादा किया है कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से भरपूर ताउन भी किया जाएगा और बलूचिस्तान की सिक्योरिटी को कायम रखने के लिए हर तरह की काविश भी की जाएगी। साथ साथ इस अज़्म का भी अदा किया गया कि वो लोग जो बलूचिस्तान से नाराज़ हैं और वापस आना चाहते हैं, मुज़ाकरात के ज़रिए, अमन पीस टॉक के ज़रिए सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं और एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो वो वापस आ सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ थी, क्योंकि बलूचिस्तान में अमन होगा तभी पाकिस्तान में अमन होगा। बलूचिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान के जो इकनॉमिक इशूज़ हैं वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व भी होंगे। अब ज़रा हम बात करेंगे जो सियासी रंग बदलता हुआ नज़र आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो बड़ा दिलचस्प है। क्योंकि सियासी मामलात की जब हम बात करते हैं तो सियासी मामलात कभी दुबई में तय हो रहे होते हैं और कभी वो सियासी मामलात जो हैं वो लाहौर में उसकी बैठकें शुरू होती हैं। और आज लाहौर में सियासी तौर पर बड़ा मुतहर्रिक दिन रहा। वज़ीर आज़म वहाँ पे थे, आसिफ ज़रदारी साहब वहाँ पे थे, जहांगीर तरीन से भी उनकी मुलाकात हुई। सो एक बहुत ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं, ऑफ कोर्स वो इलेक्शन को लेके भी और निगरान सेटअप को भी लेके हैं। तो इन सारे मामलात में सियासी मंजरनामा क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो कल तक हम सबको ये कहते थे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, ये जो है एक प्रोपेगेंडा था तहरीक इंसाफ की जानिब से। लेकिन आज ताजरों से बात करते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, जो कल तक ये कहते थे कि डिफ़ॉल्ट जो पाकिस्तान के बारे में बात की जाती है ये प्रोपेगेंडा, ऐसा था नहीं, सियासी मकसद के लिए प्रोपेगेंडा। लेकिन आज वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने का जो क्रेडिट है वो उनकी गवर्नमेंट का और उनका है। तो इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर ये मान रहे हैं कि तहरीक इंसाफ वाले जो कहते थे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था तो वो वाकई सच था। तो ये ज़रा कन्फ्यूजिंग सी बात है। और IMF के बाद अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट से बच रहा है तो ये क्या सारा क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का तरफ, इस पर भी हम बात करेंगे। और इस पर गुफ्तगू के लिए मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी अदाकार आमिर गौरी साहब ने। आमिर गौरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने मना किया था कि सीनियर नहीं कहना, लेकिन मुझसे सीनियर है तो इसलिए मैं आपको सीनियर कह रहा हूँ। सायरा बानो साहब हैं, रहनुमा JDA। सायरा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तैमूर तालपुर साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, तैमूर साहब का भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सायरा साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े खुश हैं कि उन्होंने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, तो क्या आप भी ये क्रेडिट देती हैं शहबाज शरीफ साहब को? अस्सलाम वालेकुम। जैसे गौरी साहब ने बोला है कि उन्होंने सीनियर नहीं कहना, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे रहनुमा ना कहिए, इसलिए कि हमें अभी तक रहनुमाई की जरूरत है। अच्छा। हम लोग तो खुद बौखलाए हुए घूमे।
नहीं जी, देखिए पहले उन्होंने कहा कि पहले माने नहीं, फिर उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने ऑन द फ्लोर बोला और अपनी तकरीरों में कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है, लेकिन हम में से किसी ने उनसे किसी ने भी जवाब नहीं मांगा कि आप डिफेंस मिनिस्टर हो, इतनी बड़ी बात की। फिर उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि ये मुल्क को हमने डिफॉल्ट होने से बचाया। तो इस बात तो ये है कि मुल्क तो खुदा ना खास्ता नहीं होता डिफॉल्ट, लेकिन जो आवाम है वो डिफॉल्ट हो चुकी है। वो आवाम जो है वो अब यकीन डिफॉल्ट हो चुकी है। और दूसरी बात है क्रेडिट, ये अपनी ये क्यों ले रहे हैं क्रेडिट? क्रेडिट तो सारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का है। ये तो हमें शहबाज शरीफ साहब ने बताया कि जो भी क्रेडिट है वहां से पैसा लाना, उधर से IMF से डील करना, वो तो सब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किया है। तो फिर इनकी गवर्नमेंट क्यों क्रेडिट ले रही है? इन्होंने सारा क्रेडिट उठाकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के उसमें वो कर दिया कि ये वजह से हुआ। तो वज़ीर आज़म है ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं इनको भी नहीं पता चलता। सायरा मैम जी। ही इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स आर्मी चीफ का एक बहुत कंट्रीब्यूशन है सारे प्रोसेस में इकोनॉमी को स्टेबल करने के हवाले से, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का भी एक रोल तो है ना। 14 महीने से एक बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, 15 महीने से, और वो मुसलसल। नहीं, कौन सी स्ट्रगल है? अगर वो आपको नजर आ रही है तो आप मुझे बता दें। हाँ, दौरे किए, तुर्किया गए, आम बांटे, ये सारा किया, बाकी स्ट्रगल क्या? अपनी ही सारी चीजें खत्म करवाई, के पर काटे, EVM खत्म किया, ओवरसीज खत्म किया, वो इस बात में कमी की, तनख्वाहें बढ़ा दी, फिर वापस से नैब कर को याद आया कि अगर कोई पकड़ा गया तो 15 दिन में कैसे होगा, ये तो 30 दिन होना चाहिए। तो बाकी करने में मुझे समझ नहीं आ रही। और जो स्ट्रगल की है तो वो स्ट्रगल तो आप और मैं भुगतेंगे। ये 7 रुपए डीजल बढ़ गया, वो रशिया के ऑयल आने के बावजूद। और दूसरा उसे क्या कहते हैं, जो बिजली हर 5 दिन के बाद 1 रुपए 25 पैसे बढ़ जाती है, कराची में 50 तक का यूनिट हो गया, जो पीक के टाइम। अच्छा, वजीर आजम का नहीं होगा सायरा मैम, कहीं इत्तेहादियों का इसमें क्रेडिट है कि नहीं है? बिलावल भुट्टो क्योंकि वजीर खारजा हैं, IMF के साथ डील करने में फॉरेन मिनिस्ट्री का भी एक बड़ा रोल होता है मैम, और जो इमदाद आई है ऑफ कोर्स मुख्तलिफ दोस्त ममालिक से। जी, हम तो शुरू से इमदाद पर ही खुश हो रहे हैं। बिल्कुल रोल है ये। अभी आपको 1 महीने बाद पता चल जाएगा। जाहिर है इनको इलेक्शन लड़ने के लिए अपना बयानिया तो बनाना है, तो उस बयानिया में सारी बातें हकीकत खुलकर वाज़ेह हो जाएगी कि उनका क्या बयानिया है या उनका क्या बयानिया है। फिर हम उसको देख लेते हैं। कुछ तो बयानिया बनाएंगे ना। अगर नून ये कहती है कि अगर हम और अच्छे काम करते, अगर ये इत्तेहादी साथ ना होते, और ये कहेंगे कि अगर हम मजबूर ना होते, तो मैं इसलिए इतना ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं दे रही कि जैसे इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी और जबकि आपके इनकी अपने अपने वजीर आजम भी ये बता चुके हैं, तो वो बयानिया हमें पता चल जाएगा कि इसमें किसका हाथ था, किसकी मेहनत थी या क्या था। वेरी राइट आमिर गौरी साहब, वेरी राइट आमिर गौरी साहब। प्राइम मिनिस्टर का IMF में मतलब बात कर लें कि उन्होंने जो डिफॉल्ट से बचा है मुल्क बिकॉज ऑफ जो प्रोग्राम आया IMF का और जो दोस्त मालिक ने इमदाद दी, वो कह रहे हैं कि वो सारा क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुल्क को डिफॉल्ट होने से उन्होंने बचाया है। तो आप भी समझते हैं कि जो मुल्क डिफॉल्ट हो रहा था उसको बचा लिया? क्योंकि कन्फ्यूजन ये है कि खुद शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि ये प्रोपेगेंडा है कि मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, पहले वो ये कहते रहे। देखिए अदनान, मसला ये है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं माशी, वो तो बड़े अरसे से बदतर ही चल रहे हैं और बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस वजह से कि ये जो मुआहदा हुआ है, इसका आगाज़ तो आपको पता है कि 2019 में हुआ था। पाकिस्तान के मुसलसल जो 3, 4, 5 फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो एक ही तरह की बात करते रहे। मुझे अभी तक याद है कि 2019 में जिस वक्त असद उमर वाशिंगटन गए थे और उनकी बातचीत हुई थी, तो वापस आके उन्होंने बताया था कि जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो कुछ दिन में होने वाला है। ऐसी बातें फिर हफीज़ शेख ने बताई, ऐसी बातें फिर शौकत तरीन ने बताई, ऐसी बातें फिर मिफ्ता इस्माइल ने बताई, फिर इसाक डार साहब कहते रहे। सवाल ये है कि अगर फ़र्ज़ किया, मेरी यहाँ पर इस्लामाबाद में जो बातचीत होती थी पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उनके एम्बेसडर से, तो उन्होंने कहा हम पाकिस्तान की मदद करने को तैयार हैं, लेकिन आप IMF के साथ पहले मसाइल हल कर लें, इस वजह से कि हम सारे के सारे जो है वो ब्रेटन वुड्स सिस्टम का हिस्सा हैं, हम उनके मुखालिफ नहीं जा सकेंगे। और वो जो प्रोसेस है, देखें, एक क्रेडिटर जब आपको पैसे देगा तो उसका एक नेचुरल हक है कि वो आपसे पूछे कि आप ये पैसे वापस कैसे करेंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी जो है दान, वो अब देखें वो इस बुरी हालत में है, उसका इल्ज़ाम कोई किसी को देना चाहें आप दे लें, किसी को क्रेडिट देना चाहें आप दे लें, लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स जो हैं बड़े अरसे से वो 30 बिलियन से आगे नहीं बढ़ी। और पाकिस्तान के अगर ये जो मजदूर बैठे हुए मिडल ईस्ट के अंदर और बाकी मुल्कों में, अगर ये अपने ख़ानदानों को पैसे ना भेज रहे हों राउंड अबाउट 29 से 31 बिलियन तक, ठीक है,
तो पाकिस्तान जो है वो चलना ही बंद हो जाए। ये टोटल इनकम है पाकिस्तान की। तो अगर फ़र्ज़ किया IMF के साथ डील हो गई है फाइनली, और ये अगर ना होती तो डिफ़ॉल्ट तो होना ही था। सियासतदान जो हैं वो आज एक बयान देते हैं, कल दूसरा बयान देते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं, जो हमारा बयान है उसको सही तनाजुर में मीडिया पेश नहीं करता। हालांकि ये सारी रिकॉर्डेड बातें होती हैं, हम इनके जहन में नहीं उतर सकते। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया वो ये कह रहे हैं, जैसा सारा भी कह रही थी कि अब चूंकि आगे इलेक्शन का मौसम आना है तो लोगों ने क्रेडिट लेना है, दूसरे लोग उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करेंगे। सवाल ये है कि अब पाकिस्तान जो है, पैसे मिल गए आपको, लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान की जो डूबती हुई मईशत है, उस मईशत को आपने कैसे खड़ा करना है। और अगर वो मईशत खड़ी नहीं होती तो फिर जो 30 साल से ज़्यादा के आप 60% बच्चे हैं, पाकिस्तानी हैं, जो कल का पाकिस्तान है, अगर उनको जॉब एम्प्लॉयमेंट यहाँ नहीं मिलेगी तो वो मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। वो चाहे मजदूर बनेंगे या चाहे कहीं आप जाके उनको कहीं और जो है टेक्निकल नौकरियाँ मिलेंगी। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल में जो शॉर्ट टर्म गेन है उसको शॉर्ट टर्म गेन ही रखें। असल सवाल ये है कि क्या जो हुकूमत अब बनेगी थोड़े दिनों के बाद, जो इंटरिम गवर्नमेंट होगी, वो इकोनॉमी पे फोकस करेगी या वो सिर्फ इलेक्शन करवाने पे फोकस करेगी, और उसके बाद जो नई हुकूमत इकोनॉमी पे कैसे कर सकते हैं? आमिर गौरी साहब, आई थिंक हमारा इशू ये होना चाहिए। आमिर गौरी साहब सीनियर, तो आपने खुद कहा कि मुझे ना कहा जाए, बट आपका काफी तजर्बा है सर सियासी अमूर के हवाले से। ये जो निगरान सेटअप है वो इकोनॉमी के मामला कैसे सेटल कर सकता है सर? मैं वही कह रहा हूँ कि वो नहीं कर सकते, उनका काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवाना है। तो लिहाजा अगर ये फ़र्ज किया उनको एक अच्छी हालत में दे के इस तरह छोड़ के जा रहे हैं कि पैसे कुछ ना कुछ जो हैं वो फॉरेन रिजर्व्स, चाहे वो पैसे रखवाए हुए हैं, उसके हाल से उन्होंने जो काम करना है उसको इनकी फ़िक्र नहीं होगी, उनको फोकस करना पड़ेगा। लेकिन ये दुआ करें कि अगले जो 2 महीने हैं उनके अंदर दोबारा जो नया क्लाइमेट चेंज का जो साइकिल है, जिसका पिछली दफ़ा आपको याद होगा कि पाकिस्तान के जितनी बारिशें हुई थी ना, वो बलूचिस्तान और सिंध में हुई थी। पाकिस्तान के अंदर लोग ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे कि जी फ्लडिंग हो गई है। तो मैं ये सवाल पूछता था कि पाकिस्तान के सारे दरिया जो हैं मिल के जिस वक्त हेड पंजाब से आगे जाते हैं तो कोई दरिया अपने किनारों से बाहर नहीं निकला था, लेकिन आसमान से जो बारिश हुई थी, यानी बलूचिस्तान में तो कोई दरिया नहीं है ना, तो वहां तो वो सिर्फ पहाड़ी नाले हैं। तो जो बारिश इतनी हुई थी, जिसे अगर फर्ज किया खुदा न करे सिंध जो है और उसके वो जो आप सब सी लेवल के इलाके हैं, जितने वो 2-2, 3-3 महीने पानी में डूबे रहे थे, अगर अभी तक भी कई डूबे हुए हो गया तो फिर जो ये हुकूमत है जो बनेगी, इसको फिर बहाने ढूंढने पड़ेंगे कि हमने इलेक्शन वक्त पे करवाना है, ये नहीं करवाना। और भी बात इश्यूज हैं, कई मामला इसमें हो सकते हैं। तैमूर तालपुर साहब पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। तैमूर तालपुर साहब, सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम आपकी पूरी गवर्नमेंट के पास सिर्फ ये क्रेडिट है कि जी हमने तो IMF प्रोग्राम जो है वो बहाल कर दिया, तो क्या ये एक क्रेडिट है बहुत बड़ा, इसको क्रेडिट समझना चाहिए? और दूसरा, जो इलेक्शन में बयानिया की जरूरत होती है, ऑफ कोर्स आपने कल को वोट मांगना है जाके, तो क्या यही बयानिया होगा कि देखिए हम तो IMF प्रोग्राम लेके आए थे आपके मुल्क के अंदर? बहुत बहुत शुक्रिया अदनान भाई। आपको एक चीज तो ये ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमने डेमोक्रेटिक तरीके से हुकूमत 1 साल के लिए इमरान नियाजी से ली थी, क्योंकि वो इस मुल्क को दिवालिया बना सकता था। डिफॉल्ट की तरफ तेजी से राम थे और हमारी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि हम अपने मुल्क को दिवालिया होने से बचाएं, बाकी सारी चीजें फॉलो करते। अगर खुदा ना खास्ता हम दिवालिया हो जाते हैं तो आपको पता है और मुझे पता है कि हमारे हालात, मुल्क के हालात, हमारे मुल्क के लोगों के हालात कहाँ जाते। तो ये तो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, जिसको कोई माने या माने, हमें मानना पड़ेगा। हमारी बहन जो है वो बता रही थी कि आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करें, तो बिल्कुल उनका भी करें। ये एक टीम वर्क था जिसमें फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब ने अहम किरदार अदा किया, जो शहबाज शरीफ ने भी माना आके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शहबाज शरीफ ने भी, और उनके साथ साथ पाक अफवाज ने भी अपना जिम्मेदारी पूरी की। और ये काम टीम वर्क से ही होते हैं। अगर हम भी नियाजी की तरह निकलते और अपना एक सर सीधा करके दीवार में टकरे मारते तो दीवार को कुछ नहीं, तो अपना सर ही मारते। और जहाँ तक बात हो रही है आपकी पॉलिसीज की और इन चीजों की, तो मैं जरा एक आई ओपनर देना चाहूंगा कि आप जरा कंपेयर करें कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कितनी सीटें उठाई हैं लोकल गवर्नमेंट में, खसूसन सिंध में, कराची में, और GDA ने कितनी उठाई है। तो GDA अगर आप कंपेयर करेंगे तो शायद 1% ऑफ द सीट ऑफ पीपल्स पार्टी भी नहीं है, पर 0.0% बनता है। लिहाजा हमने काम किया है, हमने लोगों को सर्व किया है, हम लोगों को सर्व कर रहे हैं, लोगों को हमें उम्मीद है, इसीलिए हमें वोट मिल रहा है। और हर एक दिन पीपल्स पार्टी एक स्टेप आगे बढ़ी है कामयाबी की तरफ। सर वेरी राइट। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद लाहौर सियासी बैठकें पाकिस्तान के जो आने वाले कुछ दिन हैं
उसमें सियासी इनिंग्स किस तरह खेली जाएगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम सायरा बानो साहब, एक तो अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें तो कर सकती हैं। तो तैमूर साहब ने बात की। दूसरा मेरा सवाल यह है कि निगरान हुकूमत आने वाली है, क्या निगरान हुकूमत एक ऐसा इलेक्शन करवाने में कामयाब हो पाएगी जिस पे एतराज़ ना हो? क्योंकि अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर जिन्होंने कुछ अर्से बाद नून लीग के ही टिकट पर इलेक्शन लड़ना है, वो दोनों मिलकर फैसला करेंगे कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर क्या होगा, तो इस सारे सिनेरियो में फ्री एंड फेयर इलेक्शन मैम? नहीं, मैं तो बिल्कुल भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन देख ही नहीं रही, क्योंकि अभी इनके मेंबरान थे जो वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में बैठ के उन्होंने दुहाई दी थी एएनपी की खातून और पीपल्स पार्टी और नून लीग के 3 लोग उनके हैं, 10 मौलाना के हैं। तो जब इतनी बंदर बाट है उसके 10 उसके, तो मैं नहीं समझती कि ये सारा वो होगा। मुझे नहीं वो समझ आती। और दूसरा देखिए तो एक तो मेरा याददाश्त ऐसी कमजोर है कि गौरी साहब ने बहुत अच्छी बात की थी, उसी को सेकंड करना था जी। ये मैं एक प्रोग्राम में भी मैं बोल सकती हूँ कि सैलाब बिल्कुल सर पर है। आवाज आपकी ड्रॉप हो रही है यार, महविश आवाज ठीक करो इनकी यार। मैं आपसे कमेंट लेता हूँ आपकी। अभी आ रही है आवाज? जी अब आ रही है। जी, मैंने कहा गौरी साहब ने सैलाब का जिक्र किया। इंडिया ने पता नहीं किसी उसमें जज्बात में आकर अगर पानी छोड़ दिया तो खुदा ना खास्ता सैलाबी सूरत हाल हुई, जैसे बल्दियाती इलेक्शन में देर हुआ कि पानी खड़ा है। और अभी तक बहुत से इलाके हैं जहाँ पर ये पानी खड़ा, तो इलेक्शन कैसे होंगे? और मुझे नहीं समझ आ रही कि ये सारा कुछ कैसे होगा। और मैं कहती हूँ कि वो अभी इन्होंने कहा कि हमने सिंध में खिदमत की है तो हमें वोट मिले हैं, तो बस ऐसे बैठे बैठे याद आ गया कि चल बुलिया उठे चलिए जिथे सारे अन्ने। तो मतलब वो हम अन्ने हैं क्या? या बाबा भुल्ले की शायरी हम पर वो आती है? मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ, मैं बिल्कुल आपसे इख्तिलाफ नहीं करता सायरा मैम। देखिए मैं एज एन एंकर, दिस इज माय ड्यूटी मैम। पीपल्स पार्टी पे इतना एतराज होता तो ये 3 दफा हुकूमत उनके पास तो ना जाती ना मैम। नहीं बिल्कुल सही है, मैं तो वही कह रही हूँ, ऐसे थोड़ी सा है वो। देखे जी अभी आप छोड़ दें, जो नंबर गेम होती है, जो सियासी झरलू होते हैं, वो बिल्कुल सही है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं कह रही अभी अगली दफा भी भले ये सिंध ले ले, वो सिंध की आवाम चाहती है तो वो भले, मैं क्या कह सकती हूँ। अब तो जाहिर है मैं तो अब ऐसी बात कर रही हूँ, तो उसे क्या कहते हैं, अब आप भी कंपाला से नहीं आए और मैं भी कंपाला से नहीं आई। अब आपकी ड्यूटी है, आप भले सर अंजाम दें, मेरी तो ड्यूटी नहीं है। मैं तो जो देख रही हूँ मैं तो वही कहूंगी। बाकी नहीं जी, ये नहीं वो होगा कि आप कह रहे फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो पता नहीं अब मेरे जाने के बाद कोई ऐसी तब्दीली आए, कोई जादू की छड़ी घूमे के लोगों के दिलो दिमाग, और ये सारे वो बदल जाएं अशराफिया के मुख्तदर हलकों के। लेकिन ये ऐसे ही होगा और ये इलेक्शन को मानेगा कौन? और अभी ये तालपुर साहब नाराज मत होइएगा, कलाल चौधरी ने कहा है कि अगर बाग तर्ज के और कराची मेयर तर्ज के इलेक्शन होंगे तो हम नहीं मानेंगे। ये उनका ऑन रिकॉर्ड है ये बयान। तो देखिए क्या होता है। वैसे सायरा मैम, आपने 5 साल असेंबली में गुजारे और आप 5 साल असेंबली में गुजारने के बाद भी यही कह रही हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो सकता, तो आपने क्या किया? मतलब 5 साल में कोई ऐसी कानून साजी नहीं की कि इस मुल्क को एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का सिस्टम दे सकें आप लोग? नहीं जी, मतलब ऐसे अगर आप मुझसे पूछ रहे, मैं बिल्कुल हकीकत में बात कहूंगी तो वो सही ट्रैक पर तो वो गवर्नमेंट भी नहीं आई जिस गवर्नमेंट का हम लोग हिस्सा थे। अगर आके चंद लोगों ने उनको, भाई पहले आप ये तो देख लो कि अपने मुल्क में इंसाफ है या नहीं है। आप अपनी आई एम सॉरी, फिर मैं किसी वो क्या कहते हैं कि तौहीन की मुर्तकिब हो जाऊं। जब 139 नंबर हो तो उसके ऊपर इतना इंसान को यकीन नहीं होना चाहिए कि हम ये इंसाफ करेंगे। जो काम करने वाले थे, जो रिफॉर्म्स थी, जो आवाम को रिलीफ देना था वो देना था। बाकी ये काम जो इदारे कर रहे हैं उनको करने देना था। बिल्कुल ट्रैक से हटी हुई गवर्नमेंट थी, लेकिन आवाम के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। अभी भी 1 साल में नहीं किया। या 50 रुपए का यूनिट, और यहाँ पर ये जो लोग अभी कर्जे की मद में कि 12,000 रुपए कर्जा देने के लिए 20,000 ऐप से कर्जा लिया, और उसको बंदा हमारे मुंह पर वो कहते ना कि कुछ थोपते हुए वो इस दुनिया से चला गया। मैं क्या कह सकती हूँ। वेरी आमिर गौरी साहब,
सर अब क्योंकि दिन करीब आते जा रहे हैं, केयर टेकर सेटअप बड़ा इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। नवाज शरीफ की दुबई में होने वाली मुलाकातें और फिर आप जो मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब की, आज जो मुलाकातें हुई हैं, क्या ये उसी कॉन्टेक्स्ट में हम देख सकते हैं कि केयर टेकर सेटअप के लिए बहुत एक्टिव है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी, कि अपने अपने ज्यादा से ज्यादा बंदे उसमें एडजस्ट कराए जा सकें? मेरा ख्याल है कि अदनान देखिए, इस जो निगरान सेटअप है उसमें तो बंदे एडजस्ट कराएं या ना कराएं, ये जो है वो बात मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है सर। इस वजह से कि ये दोनों पार्टीज जो हैं इनका असल इंटरेस्ट ये है कि ये इस इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट बना सकती हैं या नहीं बना सकती। अब वो दोनों पार्टीज जो हैं, अगर फर्ज किया ये हम प्रज्यूम कर लें, मैं हो सकता है लोग बाकी जो है मेरे साथ एग्री ना करें, कि पाकिस्तान की जो तीनों बड़ी पार्टीज हैं, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और जब तक इमरान खान मौजूद हैं सियासत में तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बाकी पार्टीज जो है वो डेफिनेटली एलाइज बनेगी, छोटी एलाइज बनेगी, उसके बाद वो उनकी पार्टिसिपेशन से हुकूमत बनेगी जो भी बनेगी। तो अब तो ये फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं अपने बारे में, और उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो डेफिनेटली यही होगी कि अगर फ़र्ज़ किया पंजाब जो है वो नून रीगेन करने की कोशिश करेगा फुल फोर्स के साथ एक ऐसे वक्त में जबकि जो उनका मेन चैलेंज था इमरान खान, वो शायद इलेक्शन के अंदर शामिल हों या ना हों, हमें उसका पता नहीं है। और अगर फ़र्ज़ किया उनके जो साथी थे सारे जो उनको इलेक्टेबल्स करके दिए गए थे वो उनके साथ अब नहीं है, तो वो जो नए लोगों को इलेक्शन के लिए टिकट्स देंगे, क्या वो उतनी बड़ी तादाद में वोट्स हासिल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, और क्या उनका जो वोट टूटेगा उसका फैसला जो है, उसका जो फ़ायदा है वो नून को होगा या नहीं होगा। नून की इंपॉर्टेंस सिर्फ इस पे होगी। जरदारी साहब मेरा ख्याल है वो चाहेंगे कि पंजाब के अंदर उनके जो बहुत करीबी साथी हैं और जो इंपॉर्टेंट पोजीशन में बैठे हुए हैं, चाहे मुल्तान में हैं, मंडी बहाउद्दीन में हैं, लाला मूसा में हैं, गुजर खान में हैं, एक दो, कि उनकी सीटें जो हैं वो उनके ऊपर नून उनको एक इजी राइड दे ताकि वो पार्लियामेंट में वापस आ सकें, इसलिए कि जरदारी साहब की कोर टीम का हिस्सा हैं। तो उनको ये देखना है कि पंजाब के अंदर वहां पे और फिर सदर्न पंजाब के अंदर जहां जहां गौरी साहब ये सब तब पॉसिबल होगा, गौरी साहब कथा कलामी की माफी, ये सब तो तब पॉसिबल होगा जब केयर टेकर में आप कुछ गुंजाइश रख पाएंगे। अगर केयर टेकर में एक ही साइड के बंदे आ गए तो ये सारा जो प्लान आप बता रहे हैं। देखें मेरा ख्याल है कि आज भी अदनान जो बात हुई है लाहौर में, जो अभी तक हमें पता लगा है कि वो ये चाहते हैं कि जो हम नाम सुन रहे हैं ना, मुख्तलिफ नाम जो मार्केट के अंदर जो है वो फ्लोट किए गए हैं, कि जो नया सेटअप बने उसको कोई ब्यूरोक्रेट या बाहर से आया हुआ आदमी जो है वो हेड ना करे, इसलिए कि उनका जो स्टेक है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में वो नहीं होता। वो यहाँ परफॉर्म करने आते हैं, फिर चले जाते हैं, हमें नहीं पता कि उनका एजेंडा क्या होता है। तो अगर फ़र्ज़ किया, अव्वल तो देखें दुनिया के अंदर जहाँ जमहूरियतें चल रही हैं बड़ी ज़बरदस्त, वहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं होता। वहाँ जिस तरह की हुकूमत ख़त्म होती है तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो किक इन कर जाती है और वो इंश्योर करती है कि अगली हुकूमत के लिए जो इलेक्शन करवाए जाएँ। यहाँ पर एक बड़ा ड्रामा है, इसके अंदर कभी किसी ने काम नहीं किया, लेकिन ये जो चले मान लिया कि एक जो इंटरिम गवर्नमेंट बननी है तो उसको कोई सियासतदान ही हेड करे। वो लोग जो सियासत को और सियासतदानों को समझते हैं कि उन्हें मुल्क के मसाइल हल करने हैं, ब्यूरोक्रेट्स और बाकी लोग जो हैं रिटायर्ड, जो अपनी नौकरी के दरमियान तो कुछ कर नहीं सके, तो उन्होंने अब क्या करना है, वो किसी न किसी इंटरेस्ट को सर्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब ये जो बातचीत हो रही है उसके अंदर यही बैठ के फैसला होगा कि इन्होंने ये इंश्योर करना है कि ये दोनों पार्टीज जो हैं ये मैक्सिमम सीटों के साथ जो भी इनकी सीटें बनेगी वापस आएँ, और जो तीसरी पॉलिटिकल फोर्स है उसको किस तरह माइनस किया जाएगा, ये इनका मेन एजेंडा होगा। वेरी राइट। तैमूर तालपुर साहब, सर केयर टेकर सेटअप में आपका कंट्रीब्यूशन, ऑफ कोर्स वफाक में भी बात हो रही है प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, और सिंध में भी आपकी हुकूमत है तो उस पर तहरीक इंसाफ को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अलीम आदिल शेख अपना एक मुतालबा रख रहे हैं, तो जरा दोनों को का जरा हमें बता दीजिएगा, सिंध और वफाक। देखें अदनान भाई, जहाँ तक सिंध की बात है तो सिंध में जो अलीम आदिल शेख बातें कर रहे हैं तो खुद मफरूर हैं। अभी वो पिछले 9 मई के वाक़े से लेके आज तक सिंध असेंबली में आए नहीं हैं, उनकी हिम्मत नहीं हुई है आके असेंबली में फ्लोर पे खड़े होने की, छुप रहे हैं, मोबाइल उनके बंद हैं। तो इस हिसाब किताब से तो मेरे ख्याल से उनकी बात करना अभी नहीं, पहले आए असेंबली में खड़े हो, असेंबली में आके बात करें, फैसले करें, बैठे। अगर वो आके बैठने को तैयार ही नहीं है तो क्या वो बात करेंगे पीटीआई के सेटअप के लिए? पहली बात। दूसरी बात तो मैं समझता हूँ पीटीआई इज अ थिंग ऑफ द पास्ट। पीटीआई अब ना कोई वजूद रहा है, ना कोई सियासी ताकत रही है पीटीआई की, और ना ही कोई फ्यूचर है पीटीआई का। तो ये तो एक बम था जो बनाया, और जिनने बनाया उनके हाथ में फट गया और किस्सा वहां पे खत्म हो गया। वफाक में तहरीक इंसाफ के पास आपके असेंबली में सीट्स हैं, अपोजिशन लीडर उनका था सर,
आपने तो बिल्कुल ही डिनाई कर दिया हर चीज से तैमूर भाई। उनका था अपोजिशन लीडर, पर अब अपोजिशन लीडर के लिए बातचीत चल रही है एमक्यूएम की और जीडी के साथ भी बातचीत वही चल रही कंसीडर है। होगा ना, जो पहले था अपोजिशन लीडर वही है ना। नहीं, वो इंशाल्लाह ताला आप बहुत जल्द देखेंगे कि जो अपोजिशन लीडर है वो एमक्यूएम का और जीडीए की मशावरत के साथ आ जाएगा, जो हकीकतन हमारी अपोजिशन पार्टीज हैं सिंध में, जिनके साथ बानो साहब को साथ मिला लिया आपने। इंशाल्लाह हमारी बहन है, हमारे साथ ही रहेंगी। अभी नहीं, फ्यूचर में आप देखेंगे हम ज्यादा करीब होंगे और अपना आप काफी सीटों पे इत्तेहाद भी देखेंगे पीपल्स पार्टी का जीडीए के साथ। दिस इज नॉट फार अवे, बड़ी करीब की बात मैं बता रहा हूँ। इलेक्शन सर पे है और कुछ ना कुछ हमारी बातचीत भी चल रही है, तो वफाक पे भी बिल्कुल हम आएंगे और एक साथ वहां पर भी हुकूमत बनेगी केयरटेकर की। अभी तक मेरे ख्याल से तय नहीं हुआ कि डेट क्या होगी केयरटेकर आने की, और 60 डेज होगा या 90 डेज होगा, पर इंशाल्लाह ताला मेजॉरिटी बिल्कुल पीपल्स पार्टी और नून लीग की होगी वहाँ पे। एक ब्रेक के बाद हम बात करते हैं हल्का बंदी। वेलकम बैक नाज़रीन। सायरा बानो साहिबा, आपको बड़ा एतराज़ात हैं इस हुकूमत के साथ, तो भी कितनी अच्छी खबर इसहाक डार साहब ने दे दी। इस मुश्किल हालात में भी 7 रुपये डीजल को कम किया गया, 9 रुपये पेट्रोल को कम किया गया, तो अब तो तारीफ कर दें मौजूदा हुकूमत की कि इतना रिलीफ तो दे रहे हैं एटलीस्ट। आप मुझसे बात कर रहे हैं? नहीं, आपसे ही सायरा मैम, आप ही सायरा ना यहाँ। अच्छा, नहीं वो मुझे आवाज खुशी की खबर सुना रहा हूँ आपको, गुड न्यूज। 7 रुपए कम हो या 10 रुपए कम हो, गरीब बंदा तब भी नहीं दे सकता। देखिए, एक V8 वाला भी उतने पैसों में पेट्रोल भरवा रहा है और एक रिक्शे वाला और एक बाइक वाला वो भी उतने पैसों में भरवा रहे हैं। इंसाफ की हद तो ये देखे ना, 1000 गज वाला भी 40 रुपए यूनिट दे रहा है बिजली के, और गुलिस्तान जोर की खोली में रहने वाला वो भी 40 रुपए वो दे रहे हैं। तो इस रिलीफ से किसी को नहीं होगा, 25,000 रुपए कमाने वाले को या 15,000 रुपए कमाने वाले का। सायरा मैम, ये आपको हमेशा गिला क्यों रहता है इस हुकूमत से? कोई अच्छा काम तो किया होगा इस मौजूदा हुकूमत ने पिछले 1.5 सालों में। मैं इससे यहाँ पर आने से पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह ये सोशल वर्क तो नहीं, आप मतलब क्या मैं कहूँ, लेकिन ये कि मैं अपने गांव में जाकर और ये इस किस्म के, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अब से नहीं तकरीबन 27 साल से जब से अमली जिंदगी में कदम रखे, लोगों के साथ बहुत ज्यादा वास्ता रहा है और बहुत ये हालात करीब से देखे हुए हैं। तो ये इन छोटी मोटी चीजों से नहीं वो होता। आप यकीन नहीं करें, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दी जा सकती। अगर इस दौर की मैं बात करी तो अगर कोई सफेद पोश खा पी लेता है तो उसके पास वो कपड़े नहीं खरीद सकता। तो वो बस मुझे अफसोस रहता है कि इन 75 सालों में हमने एक दूसरे पर इल्जाम तो आयद किए और फिर अपनी गलत हरकतों पे माफी भी मांगी है। जैसे आजकल माफी मांगने का सिलसिला चला हुआ है कि यूसुफ रजा गिलानी से माफी मांगी जा रही है, जरदारी साहब से माफी मांगी जा रही है। हम माफी तो मांगते हैं लेकिन उसके बाद तौबा ताइब नहीं होते। अल्लाह के हाँ भी माफी तभी वो होती है तो उसके बाद आप उस गुनाह से तौबा कर लें। गौरी साहब, ऑफ कोर्स जितनी महंगाई है उसको कम होने में और आवाम तक रिलीफ जाने में इट्स अ टाइम टेकिंग, फौरन तो नहीं होना। तो कहीं जिस तरह डॉलर कम हो रहा है और पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस कम हो रही हैं, तो आपको लगता है कि हुकूमत जो कहती थी कि हम डिलीवर करेंगे जब सारे मामला कुछ सेटल हो जाएंगे, तो क्या उसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे ये लोग सर जाते जाते? नहीं, मेरा ख्याल नहीं है। मैं एग्री करता हूँ सायरा से कि देखें, आम आदमी की ज़िंदगी जो है इस मुल्क में वो तो बद से बदतर हुई है। जितना अगर फर्ज किया आप सिर्फ कमोडिटीज़ की प्राइसेस पूछ लें मार्केट के अंदर जाके, तो एक आदमी जिसके सिर्फ अगर 2 बच्चे हों, और हमारे यहाँ 2 बच्चों वाली फैमिलीज़ बहुत कम हैं, तो सिर्फ अगर वो दाल खाएं ना पूरा महीना, 2 वक्त की, 3 वक्त की भी नहीं, तो कम से कम उनकी तनख्वाह जो है या उनकी इनकम वो कम से कम 45 से 47 हज़ार रुपये होनी चाहिए अगर वो अपने घर में रह रहे हैं और सिर्फ 3 बिल दे रहे हैं। ये हमने जाके सिर्फ पता किया है कीमतें। तो अगर फ़र्ज़ किया कोई भी हुकूमत ये कहती है कि वो मुश्किलात में आसानी पैदा करेगी, तो वो तो मेरा ख्याल है उनको इस तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन यकीन करें पिछले 4 साल में, और वो क्रिटिसिज्म नहीं है, 4 साल में जो पिछली हुकूमत थी उसकी जो कारकर्दगी है, उसके बाद इस मुल्क का जो हाल हुआ है, उस पर यह कहना कि जनाब अगर कोई भी हुकूमत जो है इन हालात को फौरी तौर पर तब्दील कर देगी, मुझे लगता है कि बहुत लंबा अरसा लगेगा। कौन सी हुकूमत आती है, कौन से नहीं आती। हुकूमतें जो हैं अदनान सारी दुनिया के अंदर तब्दील होती हैं। पिछले एक आपकी देखिए इंग्लैंड के अंदर एक ही पार्टी के 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए, लेकिन हुकूमत चल रही है। मुश्किल वहां पे भी है, मुश्किल अमेरिका में भी है, मुश्किल फ्रांस जर्मनी में भी है।
सर तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखें, अगर फर्ज किया कि गवर्नमेंट जो है चलती है, उसका कोई इकोनॉमिक प्लान है, पॉलिसी, काम उनको करने दें जिन्हें काम करना आता है। वेरी राइट। तैमूर तालपुर साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क सर। तैमूर भाई, लास्ट मिनट। भाई सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ वफाकी हुकूमत का, जिसने आवाम को एक बहुत बड़ा रिलीफ किया है पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस कम करके। सलाम पेश करता हूँ अच्छी पॉलिसी पे। इसके साथ साथ मेरी बहन ने एक बात की कि V8 का एक पेट्रोल है और दूसरी का दूसरी। अभी तो ऐसा पैसा नहीं हुआ जहाँ पर हर किसी गाड़ी के पेट्रोल की कीमत अलग हो। तो हमने ऑफकोर्स एक बहुत मुश्किल वक्त देखा है और हमारी अब जो पॉलिसीज होंगी वो पॉलिसीज आर डिफरेंट। उन पॉलिसीज में हम पहले वाला इसका काम नहीं रखेंगे। बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।